जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ सीरीज ऑन LTC का आप यह पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज का पार्ट 1 एंड 2 जारी हो चुका है और पार्ट 1 एंड 2 की ही तरह इस पार्ट में भी मैं आपसे CCS LTC रूल्स 1988 से कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और इस पार्ट में भी मैंने अधिक से अधिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि आजकल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। और आजकल के एग्जामिनेशंस में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो लेसन आपके लिए तैयार किया है। और इस वीडियो लेसन के जरिए आप तैयारी भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं कि कि क्वेश्चंस क्या है, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कौन से हैं और उसका सही आंसर क्या होगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Which of the provisions has been incorrectly stated with regard to conversion of hometown LTC in a block of 4 years to visit Northeast region, Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Island, Ladakh under special dispensation concession? स्पेशल LTC स्कीम के तहत किसी भी 4 इयर्स के ब्लॉक में होम टाउन LTC के बदले नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख की यात्रा करने के संबंध में इसमें से कौन सा प्रोविजन सही नहीं है, इनकरेक्टली स्टेटेड है। तो इसमें पता करना है नोट करेक्ट ऑप्शन। तो नोट करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग फ्रेश रिक्रूट्स आर एलिजिबल। सभी सरकारी कर्मचारी के साथ साथ फ्रेश रिक्रूट भी इसके लिए पात्र होते हैं। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स ऑब्लिक प्लेस ऑफ पोस्टिंग आर सेम। ऐसे सरकारी कर्मचारी भी इसके लिए पात्र होते हैं जिनका होम टाउन और हेडक्वार्टर्स या फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम होता है। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में ऑल्सो विजिट एनी वन ऑफ द 3 प्लेसेज एक्सेप्ट हिज होम टाउन रीजन। जिन सरकारी कर्मचारियों का होम टाउन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख में सिचुएट होता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी भी अपने होम टाउन रीजन को छोड़कर बाकी 3 में से किसी भी जगह की यात्रा कर सकते हैं। ऑप्शन डी, एलिजिबिलिटी ऑफ अदर एम्प्लॉइज इज एट पार विद फ्रेश रिक्रूट्स अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम। स्पेशल LTC स्कीम के तहत अन्य कर्मचारियों की जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वह फ्रेश रिक्रूट के बराबर होता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें से नोट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका नोट करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि अन्य कर्मचारियों की जो एलिजिबिलिटी है वो फ्रेश रिक्रूट के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रेश रिक्रूट है एक होम टाउन LTC को एक और होम टाउन LTC को कन्वर्ट करवा के लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। और यह एडिशनल LTC फैसिलिटी जो है सिर्फ फ्रेश रिक्रूट के लिए अवेलेबल है, यानी कि किसी भी 4 इयर्स के ब्लॉक में एक LTC को कन्वर्ट करवा कर वो बाकी 4 रीजन की यात्रा कर सकते हैं, और एक और होम टाउन LTC को कन्वर्ट करवा के सिर्फ जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए जो अन्य कर्मचारी होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी फ्रेश रिक्रूट के बराबर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Which one of the following has not been authorized for booking of air tickets on LTC? LTC पर हवाई यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित में से किससे एयर टिकट नहीं बुक करवा सकते, यानी कि सरकार ने किसे ऑथोराइज नहीं किया है। तो इसमें से नोट करेक्ट ऑप्शन बताना है, और नोट करेक्ट ऑप्शन यानी कि राइट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए,
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी अशोका ट्रेवल्स एंड टूर्स, ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड एयरलाइंस। तो आइए जानते हैं कि इसमें से नोट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है कि अब सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए जो संबंधित एयरलाइंस हैं उसके वेबसाइट से टिकट बुक नहीं करवा सकते, बल्कि सरकारी कर्मचारी को एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए इन्हीं तीन में से किसी एक से टिकट बुक करवाना होगा, क्योंकि सरकार ने इसी तीन को एयर टिकट बुक करने के लिए ऑथराइज किया है। तो इसलिए इसका जो नोट करेक्ट ऑप्शन है ये डी है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू अवेल एलटीसी इफ ही हैज कंप्लीटेड 1 ईयर सर्विस एज ऑन। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलटीसी के लिए पात्र हो जाते हैं अगर उन्होंने 1 वर्ष का सर्विस पूरा कर लिया हो। तो इसमें डेट बताना है कि किस डेट को 1 वर्ष का सर्विस पूरा करने पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलटीसी के लिए पात्र होते हैं। तो राइट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, यात्रा प्रारंभ करने की तिथि पर 1 वर्ष का सर्विस पूरा होना चाहिए। ऑप्शन बी द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर एवलिंग एलटीसी, एलटीसी लेने के लिए आवेदन की तिथि पर 1 वर्ष का सर्विस पूरा होना चाहिए। ऑप्शन सी द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, यात्रा पूरा होने की तिथि पर 1 वर्ष का सर्विस पूरा होना चाहिए। ऑप्शन डी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हिज एलटीसी क्लेम, एलटीसी क्लेम सबमिट करने की तिथि पर 1 वर्ष का सर्विस पूरा होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यात्रा प्रारंभ करने की तिथि पर 1 वर्ष का सर्विस पूरा होना चाहिए। और अगर 1 वर्ष का सर्विस पूरा हो जाता है तो सरकारी कर्मचारी एलटीसी ले सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following officer is not authorized to grant relaxation in respect of air ticket booked for LTC journey from unauthorized travel agent website? अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए एयर टिकट किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट या फिर वेबसाइट से बुक कर लेता है, तो इसमें से कौन से अधिकारी नियम में ढील देने के लिए ऑथराइज नहीं है, तो उस अधिकारी का नाम बताना है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए द फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट नोट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑप्शन सी हेड ऑफ ऑफिस ऑब्लिक डीडीओ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हेड ऑफ ऑफिस या फिर डीडीओ रूल को रिलैक्स करने के लिए ऑथराइज नहीं है। जहां तक ऑप्शन ए और बी की बात है तो फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उसे भी रूल में रिलैक्सेशन देने के लिए ऑथराइज किया गया है, या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी ऑथराइज किया गया है। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे का नहीं होता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी इस रूल को रिलैक्स कर सकते हैं, इस नियम में ढील दे सकते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल टू, डिपेंडेंसी का जो कंडीशन है तो निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी डॉटर, ऑप्शन सी पेरेंट्स, ऑप्शन डी स्पाउस। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्पाउस पर डिपेंडेंसी कंडीशन लागू नहीं होता, बल्कि जो सन, डॉटर या फिर पेरेंट्स है इन सभी पर डिपेंडेंसी कंडीशन लागू होता है। और इसका जो एक्सेप्शन है सिर्फ स्पाउस है। स्पाउस डिपेंडेंट नहीं है तो भी सरकारी कर्मचारी एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6, रिम्बर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड जर्नी ओनली मे बी क्लेम्ड फॉर। सरकारी कर्मचारी परिवार के किस सदस्य के लिए सिर्फ आउटवार्ड जर्नी के लिए एलटीसी रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें पता करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है डिपेंडेंट सन ऑब्लिक डॉटर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर गोइंग टू होम टाउन, आश्रित पुत्र या फिर पुत्री जिनको होम टाउन जाने के बाद कोई नौकरी मिल गई हो। ऑप्शन बी, फैमिली गोइंग टू होम टाउन हैज नो इंटेंशन ऑफ कंप्लीटिंग द रिटर्न जर्नी, फैमिली होम टाउन तक की यात्रा एलटीसी पर करने के उपरांत रिटर्न जर्नी करने की इच्छा नहीं रखता हो। ऑप्शन सी, डिपेंडेंट सन ऑब्लिक डॉटर गेटिंग मैरिड आफ्टर गोइंग टू होम टाउन, आश्रित पुत्र या पुत्री जिनकी शादी हो गई हो, यानी कि एलटीसी पर होम टाउन तक की यात्रा करने के उपरांत शादी हो गई हो। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पता करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ऑल द अबव करेक्ट है, यानी कि आश्रित पुत्र या फिर पुत्री पुत्री को अगर कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो उसके बाद एलटीसी के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। उसी तरह फैमिली का कोई भी सदस्य अगर रिटर्न जर्नी नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए भी सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए एलटीसी रिम्बर्समेंट क्लेम किया जा सकता है। और ऑप्शन सी है डिपेंडेंट सन ऑब्लिक डॉटर, यानी कि आश्रित पुत्र या पुत्री की अगर शादी हो जाती है तो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी ऐसे पुत्र या पुत्री के लिए एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसका राइट जो ऑप्शन है डी है। आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, होम टाउन and headquarters of a government servant are same. Which of the following statements are correct with respect to entitlement of the government servant? अगर किसी सरकारी कर्मचारी का होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम होता है तो एलटीसी एंटाइटलमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि राइट ऑप्शन पता करना है। दोस्तों, तो राइट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी, ऐसे सरकारी कर्मचारी होम टाउन एलटीसी के लिए पात्र नहीं होते। ऑप्शन बी, नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल कंसेशन स्कीम टू ट्रेवल बाय एयर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऐसे सरकारी कर्मचारी स्पेशल एलटीसी स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन की यात्रा बाय एयर करने के लिए पात्र नहीं होते। ऑप्शन सी कहता है एलिजिबल फॉर ओनली ऑल इंडिया एलटीसी, ऐसे सरकारी कर्मचारी सिर्फ ऑल इंडिया एलटीसी के लिए पात्र होते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे जो विकल्प दिए गए हैं सही है। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ए बी सी ऑप्शन तीनों करेक्ट है। जिस सरकारी कर्मचारी का होम टाउन और हेडक्वार्टर सेम होता है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी होम टाउन एलटीसी नहीं ले सकते, होम टाउन एलटीसी के लिए पात्र नहीं होते। ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि ऐसे सरकारी कर्मचारी के पास कोई भी होम टाउन एलटीसी नहीं होता है, होम टाउन एलटीसी की फैसिलिटी नहीं होता है, इसीलिए होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। और ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऐसे सरकारी कर्मचारी सिर्फ ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी सही है। तो आइए जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका सही आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 8, लीव ट्रैवल कंसेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रेगुलेटेड एज पर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एलटीसी किस नियम से रेगुलेट होता है? तो इसमें नियम बताना है और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से राइट ऑप्शन पता करना है। तो करेक्ट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सीसीएस लीव रूल्स 1972, यानी कि सीसीएस लीव रूल्स 1972 से रेगुलेट होता है। ऑप्शन बी, एफआर से। ऑप्शन सी, एसआर से। ऑप्शन डी, सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988 से। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, फिर भी देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है डी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एलटीसी
सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988 से रेगुलेट होता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एम्प्लॉइज सर्विंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड लिविंग देयर फैमिलीज बिहाइंड एट होम टाउन ऑब्लिक ओल्ड हेडक्वार्टर्स में एवेल। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या फिर लक्षद्वीप आइलैंड में हो और उनका परिवार उनके साथ वहां पर नहीं रहता हो, बल्कि उनका परिवार होम टाउन या फिर ओल्ड हेडक्वार्टर पर ही रहता हो, तो इस केस में ऐसे सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित में से कौन सा एलटीसी ले सकते हैं, निम्नलिखित में से किस तरह की एलटीसी के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है होम टाउन एलटीसी वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 years एंड ऑल इंडिया एलटीसी वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। ऐसे कर्मचारी 2 years के ब्लॉक में एक होम टाउन एलटीसी ले सकता है और 4 years के ब्लॉक में एक ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। ऑप्शन बी कहता है एलटीसी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम स्टेशन ऑफ पोस्टिंग टू होम टाउन ऑब्लिक प्लेस वेयर फैमिली इज रिजाइडिंग वंस अ ईयर एंड फॉर फैमिली टू द प्लेस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज पोस्टेड वंस अ ईयर। सरकारी कर्मचारी साल में एक बार एलटीसी पर अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से होम टाउन तक की यात्रा कर सकता है या फिर उस जगह की यात्रा कर सकता है जहां पर उसका फैमिली रहता हो, और उसी तरह फैमिली भी एक बार उस जगह से गवर्नमेंट सर्वेंट के प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक की यात्रा कर सकता है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है आइदर ए और बी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि दोनों में से कोई भी एलटीसी ले सकता है, चाहे तो 2 years के ब्लॉक में एक होम टाउन एंड 4 years के ब्लॉक में एक ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है, या फिर हर एक साल ऐसे सरकारी कर्मचारी अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से होम टाउन या फिर जहां पर उनका फैमिली रहता हो वहां तक की यात्रा कर सकता है, और उसी तरह फैमिली भी गवर्नमेंट सर्वेंट के प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक की यात्रा हर एक साल कर सकता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द एलटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेप्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन के दौरान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एलटीसी एंटाइटलमेंट क्या होता है। तो राइट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए नो एंटाइटलमेंट, यानी कि एलटीसी के लिए पात्र नहीं होते। ऑप्शन बी टू कंटिन्यू इन सर्विस फॉर एटलीस्ट 2 years इन द केस ऑफ होम टाउन एलटीसी एंड एटलीस्ट 4 years फॉर ऑल इंडिया एलटीसी। 2 वर्ष की सर्विस पूरा करने पर होम टाउन एलटीसी के लिए पात्र होते हैं, और 4 years की सर्विस पूरा करने पर ऑल इंडिया एलटीसी के लिए पात्र होते हैं। ऑप्शन सी एलिजिबल ओनली टू होम टाउन एलटीसी, सिर्फ होम टाउन एलटीसी के लिए पात्र होते हैं। ऑप्शन डी एंटाइटल्ड फॉर सेल्फ ओनली, यानी खुद के लिए एलटीसी के लिए पात्र होते हैं। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 2 years की सर्विस पूरा करने पर होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं, और 4 years की सर्विस पूरा करने पर ऑल इंडिया एलटीसी भी ले सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। आइए जानते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 क्या है और उसका सही आंसर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न में एडमिट डिलेड एलटीसी क्लेम वेयर नो एडवांस हैज बीन टेकन अप टू। जहां एलटीसी के लिए एडवांस नहीं लिया गया हो, तो ऐसे केस में मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट डिलेड एलटीसी क्लेम को कितने समय तक एडमिट कर सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 9 months एंड ऑप्शन डी 12 months। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जहां एलटीसी के लिए एडवांस नहीं लिया गया हो, तो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट 6 महीने के भीतर, यानी कि 6 महीने तक डिलेड एलटीसी क्लेम को एडमिट कर सकता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12,
A fresh recruit joins government service on 1st September 2014. What will his eligibility of LTC be during the year 2023? कोई फ्रेश रिक्रूट अगर 1/9/2014 को गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है तो 2023 में उसका एलटीसी एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें पता करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ही कैन अवेल हिज होम टाउन एलटीसी, ऑप्शन ए कहता है कि वह होम टाउन एलटीसी ले सकता है 2023 में। ऑप्शन बी कहता है ही कैन अवेल ऑल इंडिया एलटीसी, 2023 में ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। ऑप्शन सी कहता है ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एलटीसी इन दैट ईयर, यानी कि 2023 में वह कोई भी एलटीसी नहीं ले सकता। ऑप्शन डी कहता है ही कैन अवेल एनी एलटीसी, चाहे तो वह कोई भी एलटीसी ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 2023 में कोई भी एलटीसी नहीं ले सकता, क्योंकि इस फ्रेश रिक्रूट का जो 8 ईयर पूरा होगा 2022 में होगा, 2022 में, और इसलिए 2022-23 का जो फर्स्ट 2 इयर्स ब्लॉक है, तो चूंकि वह 2022 में एलटीसी ले चुका होगा, इसलिए 2023 में कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होगा। फिर जो अगला 2 इयर्स का ब्लॉक होगा 24-25 का, तो उसमें एलटीसी ले सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये सी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following statement is correct in the context of Central Civil Services Leave Travel Concession Rules 1988? एलटीसी रूल्स 1988 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट है। और इसके लिए जो कंडीशन दिया गया है, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट आंसर जानने से पहले सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, दे कांट क्लेम एलटीसी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फैमिली, हस्बैंड और वाइफ अपने अपने परिवार के लिए एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, दे कांट डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि हस्बैंड और वाइफ इंडिपेंडेंटली सेपरेट होम टाउन्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, दे आर ट्रीटेड एज 2 इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि एलटीसी पर्पज से हस्बैंड एंड वाइफ को अलग अलग सरकारी कर्मचारी माना जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है। ऑप्शन डी, द चिल्ड्रन कैन क्लेम द कंसेशन एज मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ बोथ द पेरेंट्स इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक, यानी कि उनके जो बच्चे हैं किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में दोनों के परिवार के सदस्य के रूप में एलटीसी अवेल कर सकता है। तो अब इसमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि एलटीसी पर्पज से हस्बैंड एंड वाइफ को इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है, और इसलिए यहाँ जो ऑप्शन ए, बी या डी दिया गया है ये करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों अपने अपने परिवार के लिए चाहे तो एलटीसी ले सकते हैं, दोनों होम टाउन्स भी इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में जो है बच्चे जो हैं किसी एक के परिवार के सदस्य के रूप में एलटीसी क्लेम कर सकते हैं, एलटीसी अवेल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में, लेकिन दोनों के परिवार के सदस्य के रूप में अवेल नहीं कर सकते। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following statements are not correct in the case of admissibility of LTC? LTC एडमिसिबिलिटी के केस में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो नोट करेक्ट ऑप्शन बताना है, और नोट करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले सभी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। एडमिसिबल ड्यूरिंग कैजुअल लीव, एलटीसी कैजुअल लीव के भी दौरान एडमिसिबल होता है। ऑप्शन बी, एडमिसिबल ड्यूरिंग स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव के भी दौरान सरकारी कर्मचारी एलटीसी ले सकते हैं, एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ऑप्शन सी, एडमिसिबल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव के भी दौरान सरकारी कर्मचारी एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ऑप्शन डी, एडमिसिबल ड्यूरिंग क्लोज्ड हॉलीडे विदाउट एनी लीव, यानी कि सरकारी कर्मचारी बिना छुट्टी लिए क्लोज्ड हॉलीडे में भी एलटीसी अवेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि यह सही नहीं है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव के दौरान एलटीसी अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्लोज्ड हॉलीडे या हॉलीडे में
एलटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। अगर हॉलीडे के साथ लीव लेते हैं तो एलटीसी अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हॉलीडे में एलटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसीलिए इसका जो नोट करेक्ट ऑप्शन है इसमें से डी है। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हु कैन ऑथोराइज अ चेंज ऑफ होम टाउन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। होम टाउन चेंज के लिए इसमें से कौन से अधिकारी ऑथोराइज कर सकता है, यानी कि कौन से अधिकारी होम टाउन चेंज की अनुमति दे सकते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है इमीडिएट सुपीरियर, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी हेड ऑफ ऑफिस। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑथोराइज है किसी भी सरकारी कर्मचारी को होम टाउन चेंज की अनुमति देने के लिए, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही इसके लिए अलाउ कर सकता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू होम टाउन टू अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट की होम टाउन एलटीसी के लिए पात्रता क्या होती है, और इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो ये पता करना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट के होम टाउन एलटीसी पात्रता के संबंध में। तो राइट आंसर जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है वंस इन 2 ईयर्स, 2 वर्ष में एक बार होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है एवरी ईयर, हर एक साल होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है अल्टरनेट ईयर्स, अल्टरनेट ईयर्स पर होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है वंस इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में एक बार होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट हर एक साल एलटीसी ले सकते हैं, होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया एलटीसी नहीं ले सकते। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, the block of 4 years will apply to a fresh recruit government servant with reference to। फ्रेश रिक्रूट गवर्नमेंट सर्वेंट पर 4 इयर्स का ब्लॉक कब से लागू होगा। तो इसके लिए डेट या फिर ब्लॉक ईयर बताना है जब से 4 इयर्स का ब्लॉक फ्रेश रिक्रूट गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू होगा। तो दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट ऑप्शन पता करना है। तो राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द ब्लॉक बिगिनिंग फ्रॉम 1974-77, यानी कि 1974-77 के रेफरेंस में 4 इयर्स का ब्लॉक फ्रेश रिक्रूट गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू होगा। ऑप्शन बी कहता है द नेक्स्ट ब्लॉक विच बिगिंस आफ्टर हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा, तो नेक्स्ट ब्लॉक से 4 इयर्स का ब्लॉक लागू होगा। ऑप्शन सी कहता है हिज इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के डेट से ही 4 इयर्स का ब्लॉक लागू होगा। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिज इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के डेट से ही 4 इयर्स का ब्लॉक गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू होगा। क्योंकि फ्रेश रिक्रूट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो ब्लॉक होता है वो दूसरे से अलग होता है, यानी कि जो फर्स्ट 8 इयर्स होता है, तो यह जो फर्स्ट 8 इयर्स का ब्लॉक होता है यह अन्य कर्मचारी से अलग होता है। इसीलिए यहाँ जो फ्रेश रिक्रूट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो 4 इयर्स का ब्लॉक शुरू होगा, तो जिस डेट को गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेगा तो उसी डेट से 4 इयर्स का ब्लॉक शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है और उसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ विल द एंटाइटलमेंट टू द क्लास ऑफ रेलवे अकोमोडेशन बी डिसाइडेड। सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा करेंगे, इसे डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें राइट क्राइटेरिया पता करना है, राइट ऑप्शन पता करना है। राइट ऑप्शन जानने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्लास 2 विद द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ बुकिंग टिकट्स,
सरकारी कर्मचारी ट्रेन के उस क्लास में यात्रा कर सकते हैं जिसकी पात्रता टिकट बुक करते समय होती है। ऑप्शन बी, क्लास 2 विद द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड ऑन द डेट ऑफ जर्नी, यानी कि सरकारी कर्मचारी ट्रेन के उस क्लास में यात्रा कर सकते हैं जिसकी पात्रता यात्रा करते समय होती है। ऑप्शन सी, क्लास 2 विद द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस, यानी कि सरकारी कर्मचारी ट्रेन के उस क्लास में यात्रा कर सकते हैं जिसकी पात्रता एलटीसी के लिए एडवांस लेते समय होता है। ऑप्शन डी, क्लास 2 विद द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ विजिट, सरकारी कर्मचारी ट्रेन में उस क्लास में यात्रा कर सकते हैं जिसकी पात्रता जो प्लेस ऑफ विजिट है उससे डिक्लेयर करते समय होता है, उसका डिक्लेरेशन देते समय होता है, तो उस क्लास में यात्रा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि जो डेट ऑफ जर्नी है तो उस डेट पर जो पात्रता होती है उसी के हिसाब से एंटाइटलमेंट तय होता है ऐसे सरकारी कर्मचारी का, यानी कि सरकारी कर्मचारी ट्रेन के उस क्लास में यात्रा कर सकते हैं जिसकी पात्रता डेट ऑफ जर्नी पर होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है और उसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी को अधिकतम कितना अमाउंट एलटीसी एडवांस के रूप में दिया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और ये पता करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, 4/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि यात्रा पर जो खर्चा आएगा उसका 4/5 एलटीसी एडवांस के रूप में दिया जाएगा। ऑप्शन बी, 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जर्नी, यानी कि यात्रा पर जो खर्चा आएगा उसका 50% एडवांस के रूप में दिया जाएगा। ऑप्शन सी, अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर, जो एस्टिमेटेड फेयर होगा उसका 90% एडवांस के रूप में दिया जाएगा। ऑप्शन डी, 75% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर, यानी कि जो एस्टिमेटेड फेयर है उसका 75% एलटीसी एडवांस के रूप में दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 90% जो एस्टिमेटेड फेयर का होता है उसे एडवांस के रूप में सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, who will grant the LTC advance to an officer on deputation who wishes to avail LTC immediately on reversion to his parent office, कोई सरकारी कर्मचारी डेप्यूटेशन से पेरेंट ऑफिस में रेवर्सन होने के बाद एलटीसी लेना चाहता है और एलटीसी के लिए एडवांस लेना चाहता है, तो इस केस में एडवांस कौन ग्रांट करेगा। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि एडवांस ग्रांट करेगा बोरोइंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी लैंडिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी बोरोइंग डिपार्टमेंट विद इंटीमेशन टू लैंडिंग डिपार्टमेंट, यानी कि बोरोइंग डिपार्टमेंट एडवांस देगा लेकिन इसकी सूचना लैंडिंग डिपार्टमेंट को भी देगी। ऑप्शन डी, लैंडिंग डिपार्टमेंट विद इंटीमेशन टू बोरोइंग डिपार्टमेंट, यानी कि एडवांस लैंडिंग डिपार्टमेंट ग्रांट करेगी और इसकी सूचना बोरोइंग डिपार्टमेंट को देगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी कि इस केस में एडवांस जो ग्रांट करेगी बोरोइंग डिपार्टमेंट लेकिन इसकी सूचना लैंडिंग डिपार्टमेंट को भी देगी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जरूर ही अच्छा लगा होगा और यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।